क्या होता है जब इतिहास की सबसे पुरानी और सबसे रहस्यमयी किताबों में से एक को एक नए नजरिए से देखा जाता है। चलिए आज ऋग्वेद की दुनिया में उतरते हैं और एक ऐसी कहानी की पड़ताल करते हैं जो हमें सदियों से सुनाई जा रही है। आर्य आक्रमण ये एक मिथक है या फिर सच्चाई? यही वो बड़ा सवाल है जिसकी जड़ तक पहुंचने की कोशिश हम आज करेंगे। ये है वो क्लासिक कहानी जो हम सब ने स्कूल की किताबों में पढ़ी है। 19वीं सदी का आर्यन आक्रमण सिद्धांत ये कहता है कि भाई लगभग 1500 ईसा पूर्व मध्य एशिया से कुछ आर्य लोग आए। उन्होंने सिंधु घाटी के शहरों को तबाह कर दिया और फिर एक नई सभ्यता बसाई। लेकिन क्या ये कहानी वाकई इतनी सीधी साधी है? तो उस आक्रमण वाली कहानी से थोड़ा हटकर ऋग्वैदिक समाज असल में था कैसा? चलिए सबसे पहले उनकी अर्थव्यवस्था को समझते हैं, जिसकी नींव एक बहुत ही सीधी साधी चीज पर टिकी थी, मवेशी। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां दौलत का मतलब सोना चांदी या जमीन नहीं बल्कि आपके पास कितने मवेशी हैं इससे तय होता है। ऋग्वेदिक लोग मूल रूप से पशुपालक थे और गायें उनके लिए धन का सबसे बड़ा सबसे जरूरी जरिया थी। ये तस्वीर उन हमलावर लुटेरों की छवि से तो बिल्कुल अलग है जो अक्सर बताई जाती है। पर बात सिर्फ धन की नहीं थी, गाय उससे कहीं ज्यादा थी। वेदों में उन्हें अघन्य कहा गया है। इसका मतलब है जिसे मारा नहीं जाना चाहिए। मतलब ये सिर्फ एक जानवर नहीं था, बल्कि उनकी पूरी संस्कृति और नैतिक व्यवस्था का केंद्र था। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि जो समाज गायों को इतना पवित्र मानता है, क्या वो सच में बर्बर हो सकता है? और गायें उनकी संस्कृति में कितनी अंदर तक बसी हुई थीं, इसका सबसे बड़ा सबूत तो उनकी भाषा में मिलता है। सोचिए, गौ शब्द उनकी भाषा की नींव था। अमीर आदमी को गोमत कहते थे, मतलब जिसके पास गायें हैं। यहाँ तक कि युद्ध के लिए भी जो शब्द था वो था गविष्ठी, जिसका सीधा सा मतलब है गायों की खोज। इससे साफ पता चलता है कि ये समाज हमलावर नहीं बल्कि अपनी सबसे कीमती संपत्ति की रक्षा करने वाला था। लेकिन रुकिए, अब एक और दिलचस्प बल्कि चौंकाने वाला तथ्य देखिए। एक शब्द था गोघ्न, जिसका मतलब है गाय को मारने वाला। जानते हैं ये शब्द किसके लिए इस्तेमाल होता था? मेहमान के लिए। इससे उनकी संस्कृति की जटिलता का पता चलता है। मतलब एक मेहमान का सम्मान इतना बड़ा था कि उसके लिए सबसे कीमती जानवर की बलि भी दी जा सकती थी। ये समाज सिर्फ परंपराओं में ही जटिल नहीं था। चलिए अब उनकी राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था पर एक नजर डालते हैं। ये जानकारी उस असंगठित खानाबदोश समूह वाली छवि को पूरी तरह से तोड़ देगी। उनका समाज देखिए कितना संगठित था। सबसे छोटी इकाई थी परिवार, जिसे कुल कहते थे। कई परिवार मिलकर बनाते थे एक ग्राम। कई ग्राम मिलकर एक विश यानी कबीला बनाते थे। और कई कबीले मिलकर एक जन बनाते थे, जिसका लीडर होता था राजन। और ये जो राजन था ना, वो आज के जमाने के किसी राजा या जमींदार जैसा नहीं था। उसकी शक्ति जमीन से नहीं बल्कि लोगों से और उनके पशुधन से जुड़ी थी। उसका मुख्य काम था अपने कबीले और उनके मवेशियों की रक्षा करना। और ऐसा भी नहीं था कि राजन की शक्ति पर कोई लगाम नहीं थी। उस पर नियंत्रण रखने के लिए सभा और समिति जैसी लोकतांत्रिक संस्थाएं थीं। और सबसे दिलचस्प बात, सभा में महिलाएं भी हिस्सा लेती थीं और उन्हें सभापति भी कहा जाता था। और समिति तो इतनी शक्तिशाली थी कि लोगों को अपने राजन को चुनने का अधिकार भी देती थी। अब जब महिलाओं की भागीदारी की बात छिड़ी है, तो चलिए इस विषय को थोड़ा और गहराई से देखते हैं, क्योंकि वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति समय के साथ बहुत नाटकीय रूप से बदली। इस बदलाव को ठीक से समझने के लिए हम वैदिक काल को दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है प्रारंभिक वैदिक काल यानी ऋग्वेद का समय, और दूसरा है बाद का यानी उत्तर वैदिक काल। तो देखिए फर्क बिल्कुल साफ है। प्रारंभिक वैदिक काल में घोषा और लोपमुद्रा जैसी विदुषी महिलाएं थीं, जो ऋषि थीं, वेद मंत्रों की रचना करती थीं, शिक्षा पाती थीं और सभाओं में भी हिस्सा लेती थीं। लेकिन जैसे जैसे हम उत्तर वैदिक काल में आते हैं, उनकी भूमिका सिमटकर घरेलू कामों तक रह जाती है। सार्वजनिक जीवन में उनकी भागीदारी कम हो जाती है। आखिर ऐसा हुआ क्यों होगा? तो अब जब हम ये समझ चुके हैं कि ऋग्वैदिक समाज एक सुव्यवस्थित और जटिल समाज था, तो चलिए अपने मूल सवाल पर लौटते हैं, आक्रमण का सिद्धांत, और देखते हैं कि सबूत क्या कहते हैं। आक्रमण की इस पूरी कहानी के सामने 3 बड़ी चुनौतियां हैं। पहली, साहित्यिक चुप्पी। ऋग्वेद में कहीं भी एक बार भी भारत के बाहर से आने का या किसी प्रवास का कोई जिक्र ही नहीं है।
दूसरी, पुरातात्विक सबूतों की कमी। उस दौर के कोई नए हथियार, नए बर्तन या किसी बाहरी संस्कृति का कोई निशान नहीं मिला है। और तीसरी, जैविक निरंतरता, मतलब डीएनए सबूत भी उस समय में उत्तर पश्चिम भारत की आबादी में किसी बड़े बाहरी समूह के आने की कहानी नहीं बताते। और अब सबसे बड़ा सबूत, एक ऐसी चीज जिसे नजरअंदाज करना लगभग नामुमकिन है, सरस्वती नदी। ऋग्वेद में इस नदी को सबसे शक्तिशाली, सबसे पवित्र नदी बताया गया है, जो यमुना और सतलुज के बीच बहती थी। और बस यहीं आकर आक्रमण सिद्धांत की पूरी टाइमलाइन हिल जाती है। क्यों? क्योंकि वैज्ञानिक सबूत बताते हैं कि ये विशाल नदी, जिसे ऋग्वेद में समुद्र तक बहने वाली कहा गया है, वो तो लगभग 1900 ईसा पूर्व में ही सूख गई थी। ये आर्यों के तथाकथित आगमन से सदियों पहले की बात है। तो सवाल ये है कि वे एक ऐसी नदी की पूजा और प्रशंसा कैसे कर सकते थे जो उनके आने से बहुत पहले ही अपना विशाल रूप खो चुकी थी। तो इन सारे सबूतों को जब एक साथ रखा जाता है तो एक बिल्कुल नई तस्वीर उभरती है, एक हिंसक आक्रमण और सभ्यता के विनाश की नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक निरंतरता की, जहां चीजें टूटी नहीं बल्कि धीरे धीरे विकसित हुईं। जैसा कि जाने माने अमेरिकी पुरातत्वविद J.M. केनोर कहते हैं, वर्तमान अध्ययन ये दावा करते हैं कि उस दौर में कोई महत्वपूर्ण सांस्कृतिक विराम या अंतराल नहीं था। ये बात इस विचार को और मजबूत करती है कि संस्कृतियों का विकास हुआ, वे अचानक बाहर से आकर बदली नहीं गईं। तो अगर ये आक्रमण नहीं था तो फिर क्या था? और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इतिहास के कितने और तथ्य असल में एक कहीं ज्यादा जटिल और दिलचस्प कहानी का सिर्फ पहला मसौदा है।